अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज आदिल राज गोंदल। बेटा, आप लोगों से वादा था कि हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेक्चर्स को समझेंगे। काफ़ी क्वेश्चंस आपकी तरफ से आ रहे थे कि ये जो लेक्चर्स हैं वेदर ये सीएसएस और पीएमएस दोनों के लिए हेल्पफुल होंगे। तो यस, आप अगर सीएसएस में या फिर पीएमएस इन दोनों में से किसी में भी अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ऑप्ट करते हैं तो आपके लिए ये वाले जो लेक्चर्स हैं ये फ़ायदेमंद होंगे। आपने परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। रिसोर्सेज का आप पूछ रहे थे। जो आपके सोर्सेज हैं बेटा, उनकी बात की जाए तो सबसे पहले तो ये लेक्चर्स हैं। आपने ये लेक्चर्स ध्यान से सुनने हैं। ये बड़े कंप्रिहेंसिव लेक्चर्स होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दूं। उसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर आपके पास ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक पब्लिश हो रही है, ए आर डी सीरीज के नाम से, ये इंशाल्लाह विद इन 2 to 3 वीक्स मार्केट में आ जाएगी। आप चैप्टर वाइज वहां से भी तैयारी कर सकते हैं। तो करना ये है कि लेक्चर लें, लेक्चर्स के नोट्स बनाते जाएं। जैसे ही वो किताब आए उसको देखकर अपने नीड नोट्स बनाएं और फिर आपकी प्रिपरेशन जो है कंप्लीट हो जाएगी। आपको किसी और सोर्स से तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इन लेक्चर्स में भी और उस किताब में भी वो तमाम सोर्सेज एडेड हैं। वो तमाम सोर्सेज पे बात की गई है, उनके रेफरेंसेस ऐड किए गए हैं जो कि आपके सीएसएस या फिर पीएमएस के सिलेबस में रिकमेंडेड है। आज के लेक्चर की बात करें तो आज हम कोशिश करेंगे कि चैप्टर 1 को कंप्लीट करें। कंप्लीट ना भी हुआ तो इंशाल्लाह जितना हो सका उतना करेंगे, फिर बाकी अगले लेक्चर में चले जाएंगे। अ, थोड़ा सा डिलेज जो लेक्चर में है वो इसलिए आते हैं। एक तो थोड़ा सा ये है कि हमारा वो इंडिविजुअल मेंटोरशिप प्रोग्राम और उसके साथ साथ जो हमारी मॉक सीरीज है वो चल रही है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मैं बिजी होता हूँ। लेकिन मैं आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी स्पीड अप करूँ ताकि आप लोग इस पर, लेकिन मैं इंटेंशनली हर एक लेक्चर के बाद 2 दिन का गैप लूंगा, 2 से 3 दिन का, सो दैट कि उस टाइम के अंदर आप वो लेक्चर कंप्लीटली अपना तैयार कर लें। बेटा, चैप्टर 1 की अगर बात की जाए तो मैं इसको पढ़ाऊंगा सीएसएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग, बट आप ये देखेंगे कि तमाम के तमाम पीएमएसपी इसमें कवर होंगे। चैप्टर का सीक्वेंस सीएसएस वाला होगा, लेकिन कंटेंट वो वाला भी होगा उसमें, तो डोंट वरी। उससे रिलेटेड कुछ अगर आता गया किसी पीएमएस में तो वो भी इसमें कवर होता जाएगा। बेटा, पहले चैप्टर की बात करें तो आपकी जनरली उसमें डेफिनेशन है कि भाईजान पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है क्या, उसकी डेफिनेशन है। स्कोप है कि यार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप क्या है। ट्रेडिशनली जो स्कोप था वो नैरो था, बाद में इसको इंक्रीज किया गया, अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। फिर कुछ कोर इश्यूज हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज हैं, ये कोर कॉन्सेप्ट्स आप उनको कह सकते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसमें हम डेमोक्रेसी वर्सेस ब्यूरोक्रेसी को देखेंगे, पॉलिटिक्स वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉप पास पेपर का क्वेश्चन भी है, पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव डाइकोटमी। वुड्रो विल्सन साहब जो फादर ऑफ पब्लिक एड हैं, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। इस पे भी हम बात करेंगे। उसके साथ साथ एफिशिएंसी वर्सेस इक्विटी का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा अहम है, उस पर बात करेंगे। फिर कुछ कोर वैल्यूज हैं पब्लिक एड की, वो इस चैप्टर में शामिल है, जिसमें रूल ऑफ लॉ है, एफिशिएंसी है, इक्विटी है, फेयरनेस है, रिस्पॉन्सिवनेस है। उस पर बात करेंगे। फिर हम एक कोर शिफ्ट लेंगे। जनरली बात करेंगे कि किस तरह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एवॉल्व हुई है। बेसिकली जो कॉन्सेप्ट्स हैं एवोल्यूशन के, उसमें जो पुरानी ट्रेडिशनल आप हिस्टोरिक रूट्स देखें तो उसमें हमारे पास मोस्ट ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कुछ हमारे पास इस्लामिक फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी आती है। लेकिन अगर आप इसको एज अ सब्जेक्ट लें तो हमारे पास ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। उसके बाद न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है जिसको एनपीएम कहते हैं। फिर एनपीएस आया, न्यू पब्लिक सर्विस। फिर गवर्नेंस अप्रोचेस आ गई, जिसमें हमारे पास गुड गवर्नेंस के असूल हैं, हमारे पास ई गवर्नेंस के मैकेनिज्म्स हैं, अभी आजकल नेटवर्क गवर्नेंस के भी बातें चल रही हैं। ये सारी डिटेल के अंदर चैप्टर 1 के अंदर है। तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं इन कॉन्सेप्ट की आपकी मतलब बेसिस जरूर बनाऊंगा, बट जैसे 3 कॉन्सेप्ट्स हैं मेजर, ये जो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है, न्यू पब्लिक सर्विस है, गवर्नेंस अप्रोच टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है,
ये जो टॉपिक्स हैं इनके ऊपर मैं डिटेल लेक्चर नंबर 3 दूंगा आफ्टर थेरीज। इसके बाद एक लेक्चर होगा थेरीज के ऊपर, उसके बाद मैं डिटेल लेक्चर इन पर दोबारा दूंगा। आज सिर्फ मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। तो आपने इसको तैयार अभी नहीं करना, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि हमारे सिलेबस में ऑल दो ये जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है या ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये चैप्टर 1 में है। बट मेरा ख्याल ये है कि जब तक आप थेरीज को नहीं पढ़ लेते तब तक आप इसको समझ नहीं सकते। तो मैं इसको थोड़ा सा रीओरिएंट करूंगा कि मैं आज आपको बाकी तमाम टॉपिक्स को डिटेल में और इनको हल्का हल्का टच दूंगा। फिर उसके बाद सेकंड लेक्चर में जब हम थेरीज को डिस्कस कर लेंगे तो उससे अगले लेक्चर में मैं दोबारा से इन पैराडाइम्स पे बात करूंगा। उस पे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट तो होगा, जब थेरीज आप पढ़ चुके होंगे उसके बाद जब आप इसको पढ़ेंगे तब आपको रियलाइज होगा कि यस, the basis of these paradigms are basically those theories which are in chapter number 2. So without making any delay, अच्छा इंशाल्लाह आज की क्लास में हम इस्लामिक कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी आपका चैप्टर नंबर 1 का पार्ट है। और ये आपके मजे की बात ये है कि इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपके इस्लामिक स्टडीज का भी चैप्टर है पूरा। तो ये एक ओवरलैपिंग भी आपको रिफ्लेक्ट होगी इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इस्लामिक स्टडीज। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। और जैसा कि मैंने आपसे अर्ज की पहले कि हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन क्लॉज से, यानी कि डेफिनेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। अच्छा लेट मी स्टार्ट। अच्छा बेटा, जहां तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन की बात है, सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जब आप लिखते हैं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और यहां से असल बातें निकलेंगी और वहां से आपको मजीद बात की समझ आएगी। सो अगर आप इन दोनों की डिवीजन करें तो ये कुछ, मैं पहले देसी अंदाज में इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोई थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क या बेसिक्स अंदर जाके घुस नहीं रहा। अगर हम इसको डिवाइड करें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, नंबर 1 पब्लिक एंड नंबर 2 एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा पहले तो समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन है क्या। अब एडमिनिस्ट्रेशन से मुराद, उर्दू की बात की जाए, एडमिनिस्टर करना, तो कुछ इससे रिलेटेड मुझे नजर आता है कि यार इंतजाम के रिलेटेड कोई इंतजाम, या फिर जैसे हम कहते हैं जी इंतजामिया, कि कुछ इंतजाम करने वाला, मैनेज करने वाला। एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ऐसी होगी कि इसमें मैनेजमेंट होगी, बेसिकली मैनेजमेंट कुड बी एन एस्पेक्ट ऑफ इट। या फिर इसमें जी कुछ बजट के रिलेटेड भी बात होती होगी, कोई इससे रिलेटेड लेट से प्लानिंग भी होती होगी इसमें, कोई इसमें मे बी कोई ऑर्गेनाइजिंग, कोई चीज ऑर्गेनाइज करनी है वो भी होती होगी, कोऑर्डिनेशन भी होती होगी, डेफिनेशन डेफिनेटली कोऑर्डिनेशन टाइप भी कुछ होता होगा। सो इसका क्या मतलब हुआ, मैं आपको कहता हूँ कि यार आपने एडमिनिस्टर करना है, दैट मीन्स के एडमिनिस्ट्रेशन से मुराद ये हो सकता है कि मैं आपको कहूँ कि भाई टुडे यू आर द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, नाउ यू आर डूइंग एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप क्लास के सी आ रहे हैं तो यू आर डूइंग एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ वेदर दैट एडमिनिस्ट्रेशन इज पब्लिक और नॉट, नाउ हियर कम्स अ कंप्लीट डेफिनेशन नाउ। सो इसका मतलब है कि ये मैनेजमेंट हो, बजट मेकिंग हो, या कोई प्लानिंग श्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, कोऑर्डिनेशन वगैरह हो, अगर ये तमाम की तमाम चीजें किसी पब्लिक डोमेन में हो रही हैं जिससे कहीं ना कहीं पब्लिक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट हो रही है, या जो कि पब्लिक वैल्यू क्रिएट कर रही है, या फिर पब्लिक पॉलिसी के अंदर ये बात हो रही है, या पब्लिक लॉ के रिलेटेड ये बात हो रही है, तो वो उसको क्या, उस एडमिनिस्ट्रेशन को हम क्या कहना शुरू कर देंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब मजे की बात यह है कि जितने सीएसपी हैं वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। बेशक वो ऑडिट वाले हैं तो वो भी एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक कर रहे हैं, बेशक वो आईआरएस वाले हैं, वो अगर टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं तो वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, पुलिस अगर लॉ एंड ऑर्डर कर रही है तो वो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है या प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस है, जो एसीज हैं डीसीज हैं, ये भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं डेली। एक जो तहसीलदार है वो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करता है। इसी तरह
कोई और हियरार्की है। इवन लेजिस्लेचर भी पार्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, जुडिशरी भी पार्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। अगर इन तमाम बेसिकली इंटरसेक्शन है इन तमाम चीजों का, इन तमाम मशीनरीज का। कोई भी काम जो रिलेटेड टू द पब्लिक हो और वो ऑर्गेनाइजेशन कर रही हो, पब्लिक एंटिटी या कोई पर्सन, वो तमाम की तमाम क्या डोमेन, किस डोमेन में आता है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डोमेन के अंदर आता है। अब ये इसको अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ, मजीद आसान अल्फाज में करने की कोशिश करूँ, कि यार अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि यार एक स्टेट है, उसकी एक पॉलिटिकल विल है। एक स्टेट है, उसकी एक क्या है? पॉलिटिकल विल है। इस पॉलिटिकल विल के बनने में और एक ऐसा मैकेनिज्म, एक ऐसा ऑपरेशनल व्हीकल जो कि इस पॉलिटिकल विल को कन्वर्ट कर दे इनटू रियलिटी, उस व्हीकल को क्या कहते हैं? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब थोड़ा सा हम इसको लेकर चलते हैं नैरो डेफिनेशंस की तरफ, ताकि थोड़ा सा कंटेंट भी आपको बिल्ड हो। एक आपकी रिकमेंडेड किताब है, वो रोजन ब्लूम ब्लूम साहब की। तो रोजन ब्लूम साहब क्या कहते हैं? रोजन ब्लूम साहब की जो किताब है उसका नाम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अंडरस्टैंडिंग मैनेजमेंट, पॉलिटिक्स एंड लॉ इन द पब्लिक सेक्टर। वो कहता है कि जी, जो आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये तीन बड़ी अप्रोचेस का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपकी तीन बड़ी अप्रोचेस की डिबेट्स हैं, उनके टेंशन्स हैं, या उनके कपलिंग का नाम है। यानी वो कहता है कि जी, वन ऑफ द डेफिनेशंस ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कम फ्रॉम, कहां से? मैनेजेरियल अप्रोच से। मैं के करके ये सारी बातें समझाता हूँ। दूसरी वो कहता है जी, डेफिनेशन आती है पॉलिटिकल अप्रोच से। और मेरा बेटा तीसरी वो कहता है, बेटा डेफिनेशन आती है लीगल अप्रोच से। अब प्यारे बच्चों, इसको समझने की कोशिश करते हैं आसान अल्फाज में। मैनेजेरियल अप्रोच वाले क्या कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? वो कहता है कि जी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्लोज कजन है बिजनेस एड का। कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का ये एक क्लोज कजन है। क्यों? क्योंकि वो कहता है जी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेजेरियल अप्रोच वाले कैसे डिफाइन करते हैं? वो इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि भाईजान, ये एक ऐसा सिस्टम ऑफ मैकेनिज्म है जिसमें हम कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं, एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करते हैं थ्रू स्ट्रक्चर्ड ऑब्जेक्टिव और परफॉर्मेंस बेस्ड जो ऑपरेशनल डिजाइन हैं। और पब्लिक एम्प्लॉयज को हम एज अ रिसोर्स यूटिलाइज करते हैं। बट मेरा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ इस मॉडल पर चल रही है कि हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और एफिशिएंसी इंक्रीज करने की तरफ जा रहे हैं? सो पॉलिटिकल अप्रोच क्या है? इसी की अप्रोच है, वो कहता है नहीं जी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट अबाउट कॉस्ट मिनिमाइजेशन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड एफिशिएंसी मैक्सिमाइजेशन। वो पॉलिटिकल अप्रोच जो है, ये मेरा बेटा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे देखता है? वो देखता है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के लेंस से, लेंस ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। कैसे? मेरा बेटा वो कहता है कि जी, यहाँ गवर्नेंस में आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रिप्रेजेंटेशन, रिस्पॉन्सिवनेस, अकाउंटेबिलिटी, ये ज्यादा जरूरी है। वो कहता है कि ये जरूरी इतना नहीं है कि आप जो है कॉस्ट को मिनिमाइज करें और एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करें, रेदर ज्यादा जरूरी ये है कि जो आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो डेमोक्रेटिकली रिप्रेजेंटेटिव हो। ये एक नया पर्सपेक्टिव है। अब देखें कॉन्फ्लिक्ट कैसे आ रहा है। मैनेजेरियल अप्रोच तो फर्क ही नहीं पड़ रहा था। मैनेजेरियल अप्रोच का तो सीधा सीधी बात ही, वो कहता है 100 रुपया मेरे पास, बेस्ट वे ये है कि मैं 100 रुपए के से मैक्सिमम क्या कर सकता हूँ।
पॉलिटिकल अप्रोच कहती है कि भाईजान अगर आप 100 रुपए से मैक्सिमम भी कुछ कर लें और आपकी उस मेथड के अंदर रिप्रेजेंटेटिवनेस नहीं है, लोगों की डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो इसी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई फायदा नहीं है। फिर तीसरा पर्सपेक्टिव है लीगल अप्रोच का। वो कैसे देखता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को? ये देखता है रूल ऑफ लॉ के लेंस से। वो कहता है भाईजान ठीक है, आप अपनी बात, मैनेजरियल अप्रोच अपनी बात करती है, पॉलिटिकल अप्रोच अपनी बात करती है। वो कहता है बात यह है कि जब तक आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रूल ऑफ लॉ की बुनियाद पर नहीं खड़ी होगी, तब तक वो इफेक्टिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो सकती। वो कहता है कि ड्यू प्रोसेस होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस को देखना चाहिए, इंडिविजुअल राइट्स को देखना चाहिए। मैनेजेरियल स्पीड और पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी से ज्यादा जरूरी है कि आप लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करें। और वो कहता है कि जी सिटीजन कोई, जिस तरह ये कहता है ना सिटीजन रिसोर्स है, तो लीगल कहता है भाईजान सिटीजन कोई रिसोर्स नहीं है, ये एक यूनिक रेस्पोजिटरी है ऑफ राइट्स। आप ना ही एक आपका वोटर है, ये तो समझता है ना सिर्फ वोटर है, ये समझता है कि क्लाइंट है। वो कहता है ना भाईजान, ये हमारा एक रेस्पोजिटरी है भाईजान, जिनके राइट्स को आपने प्रोटेक्ट करना है। अब रोजन ब्लूम साहब कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशंस और उसके पर्सपेक्टिव आज तक इस बात पर लड़ाई कर रहे हैं कि बेसिकली के एक तरफ मैनेजरियल अप्रोच है, एक तरफ पॉलिटिकल अप्रोच है, एक तरफ लीगल अप्रोच है। अब ये बात मैं आज पहले लेक्चर के स्टार्ट में क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आपको नजर आएगा कि यार जो आगे थेरीज आ रही हैं या जो आगे पैराडाइम्स आ रहे हैं या जितनी भी आगे बातें आ रही हैं, वो सारी की सारी इन्हीं डिबेट्स के साथ ओरिजिनेट करती हैं। और याद रखें, कोई भी सब्जेक्ट जब आप पढ़ते हैं और जब आप स्पेशली उसकी एवोल्यूशन को पढ़ते हैं, तब आपके लिए ये जानना जरूरी है कि उस वक्त क्या चल रहा था। अब जब फॉर द फर्स्ट टाइम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ने की या एज अ आर्ट को समझने की या इसको करने की बारी आई या इसके ऊपर डिबेट करना शुरू हुई, उसको आज के दौर के साथ नहीं कर सकते। आज के दौर में तो डिबेट्स ही कोई और चल रही है ना। तब तो ये सिर्फ अभी तक लड़ाई थी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होती क्या है, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए। लेटर ऑन अभी हम कोर वैल्यूज की तरफ जाएंगे तो आपको रियलाइज होगा कि वो कोर वैल्यूज और वो जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या वो जो डिबेट्स हैं, वो इन्हीं कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज से इमर्ज हुई है। ठीक हो गया। और इसके बाद हमारे पास नजर आता है, इसके बाद जो अगली डेफिनेशन या अगला एनालिसिस है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, वो हमें मिलता है from another recommended book, which is of Nicholas Henry. निकोलस हेनरी साहब जो हैं, उन्होंने एक किताब लिखी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक अफेयर्स के नाम से। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका नेचर किसी एक बुनियाद पर नहीं रखा जा सकता। मतलब जैसे मैनेजेरियल वाले कहते हैं कि सिर्फ मैनेजेरियल है, पॉलिटिकल वाले कहते हैं सिर्फ पॉलिटिकल है, लीगल वाले कहते हैं सिर्फ लीगल है। वो कहते हैं कि यार इसकी जो नेचर है वो मल्टी डायमेंशनल है। यानी कि आप किसी एक डोमेन पर ये नहीं कह सकते कि बस यही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। उस बुनियाद पर उसने एक एनालिटिकल फ्रेमवर्क दिया, और एनालिटिकल फ्रेमवर्क देते हुए उसने अपनी ये बात की। उसने कहा कि भाईजान बात ये है कि जो आपने अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो सब्जेक्ट है उसको अगर समझना है, तो आपको उसको देखना पड़ेगा उसके इवॉल्विंग दो चीजों से। नंबर वन उसके लोकस से, और नंबर टू उसके फोकस से। अब ये लोकस और फोकस आपको जिंदगी में नहीं भूलेगा। अब लोकस क्या डिफाइन करता है मेरा पुत्र? लोकस डिफाइन करता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ओरिजिन है क्या, यानी कि इसके इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं, ये होता कहां पर है, वेयर इज इट लोकेटेड, वेयर इज इट लोकेटेड। फोकस क्या है? वो कहता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को मजीद समझने की जरूरत है फोकस के थ्रू, कि भाई व्हाट इट डज। वो कहता है अगर ये दो बातें अगर मैं किसी को बता दूं किसी भी चीज के बारे में, कि भाई वो चीज है क्या
फ्रॉम वेयर इट बिलोंग, वेयर इज इट लोकेटेड, या सेकंड व्हाट इट डज, तो बात खत्म हो जाती है। तो निकोलस साहब बताते हैं, वो कहते हैं कि भाईजान एडमिनिस्ट्रेशन का जो होम है वो हिस्टोरिकली रेस्ट करता था इन दी एग्जीक्यूटिव ब्रांच ओनली। आपको पता है, आप जब भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं आपको नजर आता है कि भाईजान सिर्फ और सिर्फ जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है यानी पुलिस है, आपकी ब्यूरोक्रेसी है, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। लेकिन अब वो ये बात करता है कि जो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इट हैज इवॉल्व्ड इन टू वेज, वन हॉरिजॉन्टली, अदर वर्टिकली। अब वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली को समझना बड़ा जरूरी है। देखें, किसी जमाने में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ एग्जीक्यूटिव ब्रांच तक महदूद थी। आज के दौर में इट हैज एक्सटेंडेड टू द लेजिस्लेटिव ब्रांच, इट हैज एक्सटेंडेड टू द जुडिशियल ब्रांच। ठीक है, ये तो हो गया एक फॉर्म ऑफ एक्सपेंशन। सेकेंडली, अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में थ्रू नेटवर्क गवर्नेंस हम एनजीओज को ऐड करते हैं, हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को ऐड करते हैं। ये इवॉल्विंग नेचर है ना। फिर इसी तरह थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन, ये देखे ना, हॉरिजॉन्टल हो गया, अब वर्टिकल आ रहा है। सो फेडरल, किसी जमाने में फेडरल यूज टू बी द ओनली एंटिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इट हैज somehow decentralized in Pakistan after 18th amendment to the provinces। और उसमें मजीद एक रिक्वायरमेंट रखी गई थी कि भाईजान मेहरबानी करो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम तक लेकर जाओ, दैट इज आर्टिकल 140 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो वो कहता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इस एनालिटिकल फ्रेमवर्क के थ्रू आप किसी भी जमाने में डिफाइन कर सकते हो। वो कहता है अगर आप 1980 में बैठ के डिफाइन कर रहे होगे तो आप कहोगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसके साथ डील करती है, एग्जेक्टिव ब्रांच के साथ। लेकिन आज अगर आप करोगे तो आप कहोगे कि यार ये सिर्फ एग्जेक्टिव के साथ नहीं, लेजिस्लेचर के साथ भी, जुडिशरी के साथ भी, इसमें फर्दर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट एंटिटीज भी आती हैं। और ये सिर्फ एक लेवल तक महदूद नहीं है, ये लोकलाइज्ड लेवल तक डिसेंट्रलाइज हो चुकी हुई है। हमें ये पता चल गया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोकेटेड किधर है, वेयर इज इट सिचुएटेड, व्हाट इज इट्स फील्ड। अब हमें बारी है कि व्हाट इज इट्स फोकस, ये करती क्या है भाई। वो करता है कि यार ये फोकस इसका रिप्रेजेंट करता है। देखें, वो कहता है कि जी जो स्पेशलाइज्ड स्किल्स हैं हमारे, स्पेशलाइज्ड हमारे पास स्किल्स हैं मेरा बेटा, या फिर हमारे मेथड्स हैं, या फिर बेटा हमारे वैल्यूज हैं जो कि डिफाइन करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को, वो आपके इसमें आएंगे। और उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या ड्यूटीज हैं, वो भी इसी में आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी बात है, अब लेजिस्लेचर जो है, हमें ये पता चलेगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है या नहीं। बजटिंग, मैंने पता करना है कि यार बजट जो मेकिंग होती है, बजट मेकिंग आज पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में, वो क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं इसका लोकस ढूंढूंगा। तो लोकस में मुझे नजर आएगा कि यस एग्जेक्टिव ब्रांच, लेजिस्लेचर ब्रांच है, तो इसका मतलब है कि इसका लोकस तो एग्जिस्ट करता है। तो फोकस, तो यस इनका अगर एग्जेक्टिव ब्रांच का ये काम है बजटिंग का, या उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो यस बजटिंग, बजट मेकिंग इज अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ना। लेकिन ये याद रखें कि ये भी इसके ऊपर एक बात हेनरी साहब करते हैं कि विद इवॉल्विंग टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी चेंज होती हैं, लोकस भी चेंज होता है और फोकस भी चेंज होता है। तो ये, इसको मैंने इतना डिटेल के अंदर आपके साथ इसलिए एड्रेस किया ताकि आपको पता चले कि यार अच्छा, ये जो बात हो रही है ना, ये इसके पीछे पूरी की पूरी एक डिबेट है, इसके पूरे पूरे एनालिसिस है। तब जाके ये बात समझ में आती है और तब जाके ये बात करने वाली होती है। अगर मैं आपसे आप पूछूं कि अगर इस सारी डिबेट के बाद आपको डिफाइन करना पड़े कि यार पब्लिक एड एक्चुअल में क्या भला है, या पब्लिक एड होती क्या है, तो फिर आप कैसे करेंगे। तो अल्टीमेटली आपको उसके लिए एक आसान सी कोई डेफिनेशन निकालनी पड़ेगी। तो देयर आर मल्टीपल डेफिनेशंस ऑफ आउट ऑफ इट। फॉर एग्जांपल,
अब आप ये कह सकते हैं कि यार जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये एक पब्लिक या कोऑपरेटिव ग्रुप एफर्ट है। मैं इसकी अगर आसान अल्फाज में डेफिनेशन निकालने चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई जो आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है जी हमारी? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमारी जी क्या है? नंबर वन, एक बेटा कोऑपरेटिव ग्रुप एफर्ट है। ये मैं आज के दौर के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन कर रहा हूँ। आपको भी एनालिसिस करवाया तो आपको पता चला होगा कि वो हाउ इट हैज इवॉल्व्ड। कहाँ हो रही है वो एफर्ट? पब्लिक सेक्टर में, पब्लिक सेटिंग में। ये इसका फोकस है। इसका लोकस क्या है? कवरिंग ऑल थ्री ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट, ऑल थ्री ब्रांचेस एंड देयर रिलेशंस। कौन सी ब्रांचेस हैं? आपको पता है भाईजान, एग्जेक्टिव, जुडिशियल और लेजिस्लेचर। अब फिर उसको बताता है कि भाईजान क्या फोकस क्या है, इसी पब्लिक सेटिंग को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता है। व्हाट इज द फोकस नाउ आडेज? फोकस इज व्हाट? रोल इन policy formulation, serving community, working in the public interest, and utilizing public resources as per framework. यानी कि public administration nowadays, if you want to define it, you will define it in a way that public administration is a cooperative group effort in the public setting that covers all three branches of the government, which I have already told you कि what these branches are. तो उसमें branches of the government and uh, किस and playing its role where, रोल प्ले कहाँ करती है? बेसिकली अपनी पॉलिसी फॉर्मुलेशन के अंदर, अपनी लेट्स से सर्विंग कम्युनिटी के अंदर, और इसी तरह वर्किंग इन द पब्लिक जो, और जो है रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करना है। सो दिस कुड बी अ गुड डेफिनेशन। सो आप इस डेफिनेशन को यूटिलाइज करते हुए आगे लेकर चल सकते हैं। ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज डन। ठीक है। सो अमूमन हम ये समझते हैं कि शायद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कोई बड़ा मुश्किल सा काम है, और उसमें डेफिनेटली आपको ये भी देखना पड़ता है कि कोई बड़ा बोरिंग कोई सब्जेक्ट है या पता नहीं हमें समझ नहीं आ रही। अब देखें, हमने थोड़ी सी डिस्कशन की है तो वी वर एबल टू डिटरमिन कि भाई ये होती क्या है। और इसमें मैंने टाइम थोड़ा ज्यादा इसलिए लगाया थ्योरी के ऊपर, ताकि ना आपको थोड़ा सा समझ आए चीजों की कि यार अच्छा ये वॉल्व कैसे हुआ तक। क्योंकि अगली जो डिबेट्स हैं वो तो बड़ी सीधी सी डिबेट्स हैं। पॉलिसी बनती कैसे है, पाकिस्तान में कैसे होती है, बजटिंग क्या होती है, बजट आगे कैसे बनता है। बट ये हमें ज्यादा समझने की जरूरत थी और हमें थोड़ा सा इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत थी, तो दैट्स व्हाई वी फोकस्ड ऑन इट। ठीक हो गया। कुछ एकेडमिक डेफिनेशंस और मैं आपके लिए बताऊंगा ताकि आपको इसमें हेल्प हो। इसमें एक जो है, बाद में हमने चूंकि इस पे बात भी करनी है, तो वुडरो विल्सन साहब की जो डेफिनेशन है ये इवॉल्व कैसे हुई है उस हिसाब से मैं आपको बताता जाऊंगा। वुडरो विल्सन साहब की डेफिनेशन आप देख लें। वुडरो विल्सन साहब ने अपना पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव डाइकोटमी का भी कॉन्सेप्ट दिया था। ही वाज द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल। उन्होंने जो पहला एक सेमिनल एसे लिखा था 1887 के अंदर, उस एसे का नाम था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने कहा कि जी, उन्होंने डिफाइन किया पब्लिक एड को। पब्लिक एड को उन्होंने कैसे डिफाइन किया? मेरा पुत्र, उन्होंने बड़ा सीधा सीधा डिफाइन किया। उन्होंने कहा जी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज बेसिकली व्हाट? द एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक लॉ। उन्होंने कहा जी ये एग्जीक्यूशन है पब्लिक लॉ की जी। अजर्ट किया कि जी एवरी पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ लॉ जो है वो एक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये हम भी अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। और इन्हीं साहब ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव डाइकोटमी। ये याद रखिएगा, मैं अभी आगे इस पर डिटेल में बात करता हूँ। फिर उसके बाद हमारे पास जो दूसरी डेफिनेशन आई लेटर ऑन, शायद 1926 के अंदर वो डेफिनेशन आई, और ये बुक लिखी गई थी
इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये हमारे LD वाइट साहब थे वो, और वो कहीं ना कहीं उसी स्कूल से बिलोंग करते थे, जिस स्कूल ऑफ थॉट से वुड्रो विल्सन साहब जो है बिलोंग करते थे। उन्होंने ये फर्स्ट एवर कम्प्रिहेंसिव बुक भी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, ये आपके एमसीक्यूज में भी आ सकती है, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय LD वाइट। सो LD वाइट साहब क्या कहते हैं? LD वाइट साहब कहते हैं कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ना आपकी, ये बेसिकली, इसको आप फंक्शनल टर्म्स पे लेकर जाएं। वो कहते हैं कि जी ये इसके अंदर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वो तमाम के तमाम ऑपरेशंस आते हैं जो कि किसी भी पब्लिक पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन या इन्फोर्समेंट के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। जो आपके वुड्रो विल्सन साहब थे वो स्पेसिफिक पब्लिक लॉ पे कर गए, इन्होंने कहा नहीं जी वो तो है ही है, साथ में ना पब्लिक पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जितने भी ऑपरेशनल मैकेनिज्म हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं, वो सारे के सारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं। फिर इसी तरह हमारे पास वाइट जो वॉल्डो साहब हैं, उन्होंने भी एक डेफिनेशन दी। इन्होंने एक किताब, बल्कि दो किताबें इन्होंने लिखी, एक दी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट लिखी और दूसरी इन्होंने द एंटरप्राइज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिखी। इन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन किया एज द आर्ट एंड साइंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। और उन्होंने कहा कि जब ये आर्ट ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशन है और जो आर्ट ऑफ मैनेजमेंट है, ये जब अप्लाई किया जाता है स्टेट के अफेयर्स को रन करने के लिए, तो इसको हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है जी। इसी तरह एक टेक्स्ट बुक लिखी आपके साइडन साहब ने, CAIDEN साइडन साहब है, उन्होंने भी इसी को रिफ्लेक्ट किया कि ये सोशल ऑर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन और प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए जो ऑपरेशनल हमें रिक्वायर्ड होती है, उसको आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। Ladies and gentlemen, these were the definitions of public administration, and it was quite a comprehensive lecture. So, I'll end the lecture one here. डेफिनेटली हम मैंने पहले यही सोचा था कि मैं एक लेक्चर को पूरे चैप्टर तक लेके जाऊंगा, बट सिंस ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, सो दैट्स व्हाई आई एम डिवाइडिंग दीज लेक्चर्स। और आप अभी तक जो हमने चीजें डिस्कस की, उसमें हमने ये समझने की बेसिकली कोशिश की कि भाईजान पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होती क्या है। अब आपने कमेंट्स में मुझे ये बताना है कि आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे और मुझे बताएंगे कि सर ये भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेचर और स्कोप ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, और फिर आगे फर्दर चलेंगे। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखें। सी यू अराउंड।